हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन अनदर लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। तो आज हम न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको ड्राइव करने वाले हैं। न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, ड्राइव करेंगे हम लोग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कैसे करना है। तो हम पहले एक काम करते हैं, ये मान लीजिए कि आपका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक पार्टिकल है वो आपका एक्स एक्सिस पे t0 पर, ठीक है, इस पोजीशन पे है, ओरिजिन पे है t0 पे, ठीक है। तो इसका s0 है, राइट, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका 0 है। और t टाइम पर ये यहां पर पहुंच जाता है, t टाइम पर जब t इक्वल्स टू टाइम t के इक्वल है तो ये कहीं यहां पर होता है, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमने लेना है कांस्टेंट, यानी कि ये इस तरफ मूव कर रहा है और इसका किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। और t0 पर ही इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हम ले रहे हैं u, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है। t इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u है। और जो इसकी वेलोसिटी एट टाइम t वो हम ले रहे हैं इसकी वेलोसिटी v के इक्वल। और एक्सेलरेशन इसका हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग a, ठीक है, एक्सेलरेशन a ले रहे हैं। और जो ये a है ये कांस्टेंट है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या लिया हमने, कांस्टेंट लिया है। यहां पर एक्सेलरेशन क्या लिया है, कांस्टेंट। तो ये कैसा मोशन हो गया, ये मोशन हो गया आपका कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। हमने एक्सेलरेशन के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया था मोशन को, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये हमने स्पेसिफिक लिया है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि न्यूटन्स की जो इक्वेशन है ये कब काम करेगी, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होगा। अब हमने यहां पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी दे दी, इसकी क्या दी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। यहां पर जब ये पार्टिकल है t टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है यहां पर, ठीक है। वेलोसिटी एट टाइम t हमने क्या लिए, v लिए। अब देखिए रिलेशंस देखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। तो सबसे पहले वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, ds/dt के। और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, dv/dt के, ठीक है। तो ये दो रिलेशन आपने ध्यान रखने हैं। एक वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, ds/dt, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो गया, dv/dt हो गया यहां पर, राइट। अब ये एक्सेलरेशन हालांकि हमें कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस रिलेशन को लेते हैं न्यूटन्स की फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, देखिए हमने करना है a इक्वल्स टू dv/dt लिखा। अब इसी रिलेशन को आप क्या लिख सकते हैं, dv इक्वल्स टू a dt, ठीक है। इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये रिलेशन आ गया। अब यहां डिफरेंशिएशन है, अब डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, आपका क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना है आपने, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लेंगे। जैसे यहां पर a तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन तो होना नहीं है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर वेरिएबल, मैंने बताया भी था आपको जब मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, कि वेरिएबल वही होगा जिसमें डिफरेंशियल वो लगा होगा। तो यहाँ a पे नहीं लगा है डिफरेंशियल, ठीक है, a तो बल्कि हमने यहाँ क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया है। तो यहाँ dt में आपका जो है t, जो टाइम है, ये वेरिएबल है। तो टाइम जब 0 था, ठीक है, स्टार्टिंग में,
उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी आपकी, ठीक है। और जब टाइम t हो गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपने dv को इंटीग्रेट करना है u से v के लिए, dt को इंटीग्रेट करना है 0 से t के लिए। a यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है। तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v, जिसमें लिमिट रखी जाएगी u से v तक, ठीक है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो गया, t करके बताया था मैंने आप, ठीक है। आपने अगर इंटीग्रेशन का लेक्चर नहीं देखा है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का लेक्चर एक बार देखिएगा, ठीक है। तो अब हमने dv को इंटीग्रेट किया ताकि हम डिफरेंशियल हटा सके इसको, ठीक है। और यहाँ पे dt में हमने यहाँ पर भी dt डिफरेंशियल में है तो इसको हटाना, तो भी हमने इंटीग्रेशन किया, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। इस स्टेप पर हमने क्या किया है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। और क्यों इंटीग्रेट किया है, क्योंकि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, तो ये जो डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा है ना, इसको हटा देगा और एक इक्वेशन मिल जाएगी हमें। तो ये आपका v हो गया u से v, ठीक है, लिमिट रखनी है यहाँ पर, और ये t में 0 से t लिमिट रखनी है। तो चलिए लिमिट रखें यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको। तो अब आप लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट v आएगी, v की जगह b रखिए तो v आएगा, माइनस फिर लोअर लिमिट आएगी, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो v माइनस u। और यहां पर देखिए a तो कांस्टेंट है अंदर, पहले t की जगह t रखेंगे तो t आएगा, माइनस फिर अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा। तो ये कितना हो गया, v माइनस u इक्वल्स टू 80, ठीक है। और v इक्वल्स टू हो गया u प्लस 80। तो अब 11th क्लास में आपको जब भी, ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने को कहा जाए तो आप इन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से करके देंगे, ठीक है। या अब ग्राफिकल अप्रोच से नहीं करके देंगे, ऐसे करके देंगे, ठीक है। तो ये न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब ए ध्यान रखना यहां पर क्या रहा है, कांस्टेंट, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। चलिए इसी तरह अब हम ड्राइव करते हैं सेकेंड। तो सेकेंड को ड्राइव करने के लिए हम जो पहला हमने एक रिलेशन बताया था सेकेंड इक्वेशन के लिए, क्या बताया था रिलेशन, एक्सक्यूज मी, रिलेशन था आपका v इक्वल्स टू ds बाई dt, ठीक है। अब ध्यान रखना सिर्फ आपको a कांस्टेंट दिया है, v नहीं दिया है कांस्टेंट। अब a कांस्टेंट है तो इसका मतलब है v तो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर a 0 होता तो आपका एक्सेलरेशन 0 होता, तो आपका इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका क्या है, 0 है, तो यानी कि v चेंज नहीं होता, dv बाई dt। तो यहां पर v जो है, आपने रिलेशन देखा यहां पर कि v किस पे डिपेंड कर रहा है, v डिपेंड्स ऑन t, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और टाइम यहां पे वेरिएबल है, dt है ना, तो वेरिएबल होगा। तो इस इक्वेशन को पहले आप लिखिए ds इक्वल्स टू v dt, यूं लिखिए। अब v को कांस्टेंट नहीं ले सकते क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है, लेकिन सेम रेट पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इस v की जगह ये वैल्यू रख दीजिए u प्लस 80, ठीक है, क्योंकि v टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे, आपको पहले v को इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखना होगा, ठीक है। तो इस यहां पर हमने क्या डाला, v इक्वल्स टू u प्लस 80 डाल दिया, ठीक है। ये अब यहां पर देखिए ds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u dt प्लस a कांस्टेंट है t dt, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये आ गया ds इक्वल्स टू u dt प्लस 80 dt, राइट। तो चलिए अब इसमें देखिए आगे हम क्या करेंगे, फिर करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो ds का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t0 पे आपने 0 लिया है डिस्प्लेसमेंट, और t टाइम पर आपने s लिया है, तो ये 0 से s तक। और यहां पर u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद तो क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन था, भले कांस्टेंट था पर एक्सेलरेशन था, तो u से
थोड़ी देर बाद इस रिलेशन के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो u कांस्टेंट हो गया यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, तो ये dt सिर्फ वेरिएबल रहा, तो यहाँ पर 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर a कांस्टेंट है बाहर और t dt इंटीग्रेट होगा। ठीक है, 0 से t तक, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा आपका s, तो ये 0 से s तक इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, u dt का इंटीग्रेशन t, यहां पे इसका इंटीग्रेशन t आ गया, इसकी लिमिट 0 से t रखनी है आपने। ठीक है, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखें, इसमें a, अब यहां t की पावर 1 है, तो मैंने बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n dx, ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, यानी कि एक पावर बढ़ जाती है। ठीक है, लिमिट है तो लिमिट दे देंगे, और अगर लिमिट नहीं होती तो प्लस c लगा देते हैं। तो यहां तो लिमिट है हमारे पास 0 से t, तो t की पावर 1 है, तो t की पावर 1+1 t का स्क्वायर, और नीचे भी n+1 तो 2 आ गया, तो ये 0 से t। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको लिमिट रख देते हैं इसके अंदर। तो ये हो गया s माइनस 0, पहले अपर लिमिट s रखी, फिर माइनस लगाया, फिर 0 रखा। ऐसे u यहां पर पहले अपर लिमिट t की जगह t रखा, माइनस फिर 0 रखा। ठीक है, प्लस a। ठीक है, अब यहां पर रखा हमने t, तो ये हो गया t स्क्वायर, ये बाई 2 बाहर ले लो, 1, ये 2 बाहर आ जाएगा 1/2, तो हमने ये बाहर ले लिया, तो t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो s इक्वल्स टू हो गया ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, ये सॉल्व करके आ गया, तो ये हमारी न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, देखो कितना आसान है इसको ड्राइव करना, राइट। तो इसको ध्यान रखना है आपने। तो इस इक्वेशन में आपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन में आपने क्या किया था, वेलोसिटी और टाइम को रिलेट किया था, तो रिलेशन ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाद में ब्रीफ कर देंगे इसको। अब आती है थर्ड इक्वेशन की बारी। तो थर्ड इक्वेशन भी बहुत आसान है आपका, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन में क्या करना है, देखो आपने जो है रिलेशन निकालना है वहां वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो वेलोसिटी एक बार देखें हमने क्या लिखी थी, दोबारा से v इक्वल्स टू लिखा था ds/dt। ठीक है, अब हमें यहाँ dt में रिलेशन नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी में रिलेशन चाहिए, और एक्सेलरेशन क्या लिखा था हमने, dv/dt। तो जरा ध्यान से देखो इस वाले रिलेशन को, हम यहाँ से dt हटाना चाहते हैं। ठीक है, dt नहीं चाहिए हमें, तो क्या करेंगे आप, देखो आप यहाँ पर ds से डिवाइड कर देंगे और ds से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये जो dt था इस ds के नीचे आ गया, और एक ds ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एक ds से डिवाइड किया, तो इस रिलेशन में ठीक है हमने ds से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट। तो अब यहां पर ये ds/dt क्या हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख देंगे एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v, इसकी जगह v, और ये dv ds। तो देखो यहाँ v वेरिएबल है पर साथ में dv आ गया है, तो अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो v को। अब इसको आपको टाइम में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ dv मौजूद है ऑलरेडी, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या रिलेशन बनेगा, v dv और a ds। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप, दोबारा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, तो अब इंटीग्रेट करते हैं यहां भी, तो ये v dv, ये इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा, देखो t0 पे यानी कि इनिशियली जो v था वो u था, और t टाइम पर v हो गया। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर आ गया, जब आपका s 0 था तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u थी t0 पे, और t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट s था और वेलोसिटी v थी। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर, अब यहां v dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो v की पावर 1 है, यहां इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, v की पावर 2/2, और लिमिट u से v। एक्सेलरेशन ds का इंटीग्रेशन s, तो इसमें लिमिट 0 से s। तो अब यहां लिमिट रखेंगे, पहले सबसे पहले रखेंगे 1/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में
अपर लिमिट रखेंगे तो v डालेंगे तो v स्क्वायर आएगा, फिर माइनस, अब लोअर लिमिट डालेंगे तो v की जगह u रख दो तो u स्क्वायर आएगा, और ये a और s की जगह s रखो, माइनस s की जगह 0 रखो तो ये आएगा। तो रिलेशन क्या बन गया? रिलेशन बन गया मेरा, ठीक है, देखें v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये 2 से इधर मल्टीप्लाई 2as, तो रिलेशन क्या बन गया? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये न्यूटन्स की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो ये आपकी न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। तो अब आप देखिए यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर हमने इंटीग्रेशन की टेक्निक का यूज करके, ठीक है, इन डिफरेंशियल फॉर्म से हमने ये इक्वेशन ड्राइव कर लिया, और जो बहुत ही इजी था। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, क्या कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या बना हमारा? वीटी रिलेशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, देखो वन डायमेंशन में हमने वेक्टर नहीं लगाया इन पे, अगर वन डायमेंशन की बजाय यही इक्वेशन 2 डायमेंशन में हो, ठीक है, तो v, u और a पर वेक्टर लग जाएंगे। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे 2 डायमेंशन में। ठीक है, अभी हम यहां पर देखते हैं, ये हो गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। और v और s में रिलेशन क्या है हमारा? ठीक है, ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये रिलेशन हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में रिलेशन। ठीक है, 3 इक्वेशन थी, तीनों से हमने देख लिया, तीनों क्या रिलेशन दिखा रही है? vt, st और at। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको जब भी प्रॉब्लम ऐसी मिलती है जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ये कब अप्लाई होंगी? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, किसी ने हमसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम का फंक्शन है, ये ब्रैकेट में t लगा दिया, कैसे? जैसे आप f ऑफ t x लिखते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि यानी कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो यहां पर y x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये कह दिया यहां पर इस सिंबल का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और इसकी इक्वेशन है, एक दी हमें 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एक हमें इक्वेशन दी है, और एक हमें दी है डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करता है, तो ये हमें दी है 5t स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये 2 इक्वेशन दी है। अब इसने पूछा कि बताओ इन दोनों में से किसमें न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन काम करेंगी और किसमें नहीं करेंगी। ठीक है, ये हमें देखना है। तो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन काम करने के लिए जरूरी है कि एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। बेसिक यही है ना। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही काम करेंगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम ये पार्ट को देखते हैं। अब ये एस टी आप लगाइए ना लगाइए, हमने एस मान लिया इसको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये बता रहे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वो तो रिलेशन है ही टाइम पे। ये हो गया, तो हम क्या करते हैं, इससे एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे आता है? देखो ds बाई डी टी से आएगा v, ठीक है, और एक्सेलरेशन आएगा dv बाई डी टी से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो पहले v निकालते हैं, तो v क्या हो जाएगा? ds बाई डी टी। तो चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 2, अब t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3t स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन से पावर रिड्यूस होती है, डिफरेंशिएशन से पावर क्या होती है? रिड्यूस। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? nx की पावर n माइनस 1। तो 3 बाहर और t की पावर 3 माइनस 1, 2 बचा। t स्क्वायर से कितना आएगा? 2t। ठीक है, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन आई। देखो कितनी आई? 60 स्क्वायर प्लस 2t, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं। ठीक है,
जैसे हम एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ में, एस ऑफ टी इक्वल्स टू 7t प्लस 3, ठीक है, 3 पार्ट ले लिए। तो अब इन मोशन को भी बताएंगे और कहाँ बताएंगे, कहाँ न्यूटन इक्वेशन मोशन यूज हो सकती है वो भी बताएंगे। तो ये वेलोसिटी आ गया, ठीक है, वेलोसिटी भी टाइम का फंक्शन है। अब वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt, ठीक है। तो ये कितना हो गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट कर दो इसे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया 2t और ये प्लस 2 और t का डिफरेंशिएशन पावर 1 है, 1 आ गया। तो एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन आया 12t प्लस 2। तो यहां पर क्या है, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन टाइम, डिपेंड्स ऑन टी, टी पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब दैट इज क्या, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला आपका कि हमारा जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, दैट इज एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि अगर वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता। अब यहां पे तो टाइम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, ठीक है। ए इज नॉट कांस्टेंट, तो ये कैसा मोशन हुआ, तो मोशन कैसा हुआ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। पहले मैं आपको करके बता रहा हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट देखना भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले हम पूरा मेथड जो है उसको, ठीक है, सही से सीखेंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो इसमें न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं हो सकती, वो केवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में होती है। तो ये इस वाले पार्ट में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल नहीं हो पाएगी, ठीक है। देखो यहाँ t की पावर कितनी थी, 3, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा था और टाइम की पावर कितनी थी, 3, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले पार्ट को लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये कितना है हमारा 5t स्क्वायर माइनस 3। अब इसकी बारी, चलो इसको देखते हैं इसमें इस्तेमाल होगी नहीं होगी, ठीक है। तो पार्ट बी 5t स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, ds/dt क्या आ जाएगी, 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और माइनस 3 का डिफरेंशिएशन, ये 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो वेलोसिटी आ गई 10t, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकालते हैं, एक्सेलरेशन क्या होगा, dv/dt, ठीक है। चलो dv/dt करते हैं, तो 10 और t का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, पावर 1 है इसकी, एक घट गई तो कांस्टेंट आएगा, तो ये आ गया 10, तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि a आ रहा है 10, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो मोशन कैसा हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ऐसे मोशन में एक्सक्यूज मी, ऐसे मोशन में आप न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ, ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मोशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। यहां पे t की पावर कितनी देखी आपने, 2, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो मैं इसको अगर मैं अभी आपको बता रहा हूं तो इसका आगे मैं इस्तेमाल करूंगा, तो इसके अंदर न्यूटन की इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सी पार्ट की। देखिए सी पार्ट के लिए हमने क्या क्वेश्चन चूज किया था, हमने किया था 7t प्लस 3। चलो जी आ जाओ इसमें, ठीक है। तो सी पार्ट देखें, डिस्प्लेसमेंट दिया है 7t प्लस 3, तो वेलोसिटी निकाल लो इससे पहले, ds/dt कितना आ गया, 7, t का 1 और 3 का 0, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना आ गया, dv/dt, तो dv/dt कांस्टेंट है 7, एक्सेलरेशन 0। ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि आप हमारी जितनी भी इक्वेशन हमने न्यूटन की सीखी थी उन सब में एक्सेलरेशन था और सब में एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यहां पर कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो सिंपल आप कर लेते हैं क्या कि जो वेलोसिटी हो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना होता है। तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमें केवल यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन जब आएगा तब न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हो गए। अब हमने ना एक बात देखी यहां पर, क्या देखा, अब गौर से समझना है इस बात को। हमने देखा डिस्प्लेसमेंट से जब वेलोसिटी जाते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, यहां डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, तो जब हम वेलोसिटी के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट से देखो मैं लिख देता हूं, ds बाई डी टी आपका v होता है एंड एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी। ठीक है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है अगर, ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे आएगी, ds बाई डी टी करके। तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको, जिससे पावर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब कौन सी पावर की बात कर रहा हूं मैं, अगर रिलेशन ऐसा है t की पावर 3 मान लो सपोज, तो जब ds बाई डी टी करोगे तो कितना आता है वेलोसिटी के लिए, डिफरेंशिएट किया तो 3t स्क्वायर, तो 3 से पावर कितनी हो गई 2, एक पावर घट जाती है, एक पावर घटती है, तो पावर रिड्यूस होती है। फिर वेलोसिटी से जब आप एक्सेलरेशन पे जाते हो तो भी क्या करते हो, डिफरेंशिएशन। देख लो, अगर dv बाई डी टी करोगे तब एक्सेलरेशन आएगा, तो यहां से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने में पावर रिड्यूस हुई, एक पावर रिड्यूस हुई। ये नहीं कि 3 से 1 हो जाएगी, एक घटाना है बस। ठीक है, 3 से 2 हो गई, तो यहां भी पावर क्या होगी, डिफरेंशिएशन किया है तो पावर रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट, ये ध्यान रखना है आपने। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट में t की पावर ऑफ t, ठीक है, t की पावर 3 है, तो वेलोसिटी में कितनी हो जाएगी, एक घट गई 2, यानी कि जैसे यहां पे t की पावर 3 थी, वेलोसिटी के लिए कितनी होगी 3t स्क्वायर, एक्सेलरेशन के लिए क्या हो गया dv बाई डी टी, तो 3t स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 2t, तो कितना आ गया 60, तो 2 से पावर घट के कितनी रह गई 1, ये कितनी रह गई 1। ठीक है, तो 3 से 2 और 2 से 1, तो यानी कि t की पावर 1 है, t की पावर 1 है, मतलब एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है लीनियर रिलेशन में। जैसे यहां देख रहे हो आप 60, ये लीनियर रिलेशन हो गया, तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे मोशन क्या हो गए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कैसे हो गए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो आपने जब डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी पे पहुंचे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन पे पहुंचे। तो जिसमें जो t की पावर थी, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कोई रिलेशन दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट में t की पावर 3 है तो आप पावर देखते ही बता देंगे ये कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, क्योंकि इससे डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी की पावर आई 2 और वेलोसिटी से पावर डिफरेंशिएट होके एक्सेलरेशन की कितनी आई 1, यानी कि एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो कौन से मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, अब देखो, अगर पावर हो 2, t की पावर हो 2, तो वेलोसिटी में पावर कितनी होगी, एक घटा दो, डिफरेंशिएट कर दिया 1, और एक और घटा दिया 1, एक्सेलरेशन में पावर क्या होगी 0। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 5t स्क्वायर, तो ds बाई डी टी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ये हो गया 10t। देखो t स्क्वायर का 2t, तो 2t इंटू 5 10t, फिर एक्सेलरेशन dv बाई डी टी। ठीक है, तो t का डिफरेंशिएशन 1, तो कितना आ गया 10। तो देखो अब यहां कोई t है, t की पावर क्या है, यहां आप क्या लिख सकते हो 0। ठीक है, बात तो वही है, t की पावर 0 मतलब 1। तो देखो, अगर पावर ऑफ t, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में 2 है, हाईएस्ट पावर, ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट पावर ऑफ t 2 है। ठीक है, यहां 3 थी, यहां पर 2 है, तो 2 से एक घटेगी तो 1, 1 से घटेगी तो 0। तो ये कौन सा मोशन हो गया फिर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, और अगर t की पावर 1 हुई
टी की पावर हाईएस्ट पावर 1 हुई, तो वेलोसिटी में पावर क्या आ गई 0, एक्सेलरेशन का सवाल ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो ये 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी क्या हो जाएगी कांस्टेंट, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, इसका मतलब ये है कि ए कांस्टेंट हो गया यहाँ। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ टी की पावर 1 यानी कि ए नॉट कांस्टेंट, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और यहां पे एक्सेलरेशन क्या हुआ 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट आ गई तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे, जैसे वेलोसिटी आपकी मान लो कि हमारी, सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं, s इक्वल टू 5t है, तो v कितना हो गया ds बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा 5। तो 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। तो इससे एक बात हमें पता लग गई। ठीक है, इस पूरे उससे क्या पता लगी, क्या कंक्लूड किया हमने, कि हमने ये कंक्लूड किया, नोट करके हम इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो वही क्वेश्चन आप बिना सॉल्व करे अगर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो आप इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो हमने किया कि इफ एस यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखना मैंने डिस्टेंस नहीं बोला है, डिस्प्लेसमेंट, जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं उनका ध्यान रखना। इफ एस डिपेंड्स ऑन टाइम, ऑन टी, टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो केस 1, इफ हाईएस्ट पावर ऑफ टी, ठीक है, इज हाईएस्ट पावर ऑफ टी, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, then motion will be नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। तो मोशन कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, ये होगा। ठीक है, तो कैसे, मान लीजिए एस आप में आपका टी की पावर n है, तो इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये जो n है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, ठीक है, तो आपका होगा देन मोशन इज कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, NUAM, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, तब आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होगा। राइट, ये ध्यान रखिए। ठीक है, केस 2, ठीक है, इफ, ठीक है, n ग्रेटर लेस देन आपका इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखो ये स्टैंडर्ड वो है, इफ n इक्वल्स टू 2 यानी कि पावर 2 है। राइट, तो हमने यहां पे कॉमन मान लिया s इक्वल्स टू टी की पावर n। हाईएस्ट पावर की बात करें, और भी हो सकती है, t इसमें और भी हो सकता है, ये हाईएस्ट पावर है n यहां पर। ठीक है, n को क्या लिया है हाईएस्ट पावर। ठीक है, जो सबसे बड़ी पावर है। राइट, और अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ बात कर रहे हैं हम किसकी, हम बात कर रहे हैं होल नंबर में चल रही है अभी हमारी बात सिर्फ। ठीक है, तो अगर n इक्वल्स टू 2 है देन, ठीक है, मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन। तो ये कैसा मोशन है यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, अगर n हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, और केस 3, केस थर्ड क्या हो गया, इफ n, ठीक है, इक्वल्स टू 1, तब कैसा मोशन है, देन मोशन इज कैसा मोशन है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और यहां एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना होता है, जब तक पावर आपको होल नंबर में दी है तब तक आप सीधा बता सकते हैं। अब देखो आप, चलो वापस चलते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं दोबारा यहां पर,
इससे ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर हमने क्वेश्चन लिखे थे। यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो इसको ध्यान से, यहां पर t की पावर कितनी थी 3, ठीक है, ये 3 थी पावर, तो 3 से डिफरेंशिएट होके वेलोसिटी तक कितनी आएगी 2, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में 1, तो यानी कि आपका जो एक्सेलरेशन आएगा उसमें t की पावर 1 होगी, यानी कि कैसा मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। तो करने की भी जरूरत नहीं, देख के बता दोगे, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 3 या 3 से ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 3, 4, 5, तो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। यहां पर बात करें, यहाँ पावर 2 है, तो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में तो पावर एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए, ठीक है। जब तक ये होल नंबर में दिए तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको, ठीक है। तो यहां पर पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि पावर 2 होने का मतलब हो गया कि डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में पावर 1 हो जाएगी, वेलोसिटी की पावर 1, तो एक्सेलरेशन में जाओगे तो टाइम की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें तीनों की तीनों इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 है तो वेलोसिटी में जाके t की पावर 0, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट, तो कौन सा जो मोशन था वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आपका बिना कैलकुलेशन करे देख के बता सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहां डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन दिया हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखो, अब आपका काइनेमेटिक्स जो है, चाहे अभी हम मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, अब ये आपका उस तरीके से नहीं है जैसे आपने 9th वगैरह में पढ़ लिया था सीधा सीधा, ठीक है। अब ये समझिए कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह के आएंगे, ठीक है। वो ये नहीं कि बहुत छोटा सा सीधा इक्वेशन लगाई और निकलवा लिया ना, इसके अंदर क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल आएंगे और जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से रिलेट करेंगे, ठीक है, खासकर कॉम्पिटिशन्स में। तो अब ये हमने सीख लिया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी कि अभी हमने मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो देखो बिना वेक्टर के इक्वेशन लिख दी है और ड्राइव भी कर दी है, ठीक है। तो डेरिवेशन तो सबके लिए एक जैसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इन रिलेशन में ये S होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको दोबारा से ध्यान रखिए, आप बोलेंगे भी यही। U होता है इनिशियल वेलोसिटी, इसका नाम बदल के कोई और सिंबल यूज कर सकता है, पर ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है, जिस टाइम पे मोशन शुरू होता है। इनिशियल का मतलब t 0 नहीं होता हर बार, ठीक है। ये t मान लिया t 2 सेकंड में मोशन शुरू हुआ, तो t इक्वल टू 2 सेकंड में क्या इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ये जो v है वो फाइनल वेलोसिटी होती है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी या वेलोसिटी एट टाइम t भी लेते हैं हम, जिस टाइम पर t पर होते हैं, ठीक है। तो इसे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, या इसे फाइनल की बजाय आप लिख लो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये इनिशियल तो आपको एक समझ आ गया, वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t, इसको ये ध्यान रखो, ठीक है। अभी ऐसे ध्यान रखो, ठीक है। फाइनल तो आप समझ जाओगे, अगर मोशन t तक ही दिया है तो फाइनल ही होगी, पर इसे वेलोसिटी एट टाइम t ध्यान रखो। तो ये u वेलोसिटी, ठीक है, u वेलोसिटी, v वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, a एक्सेलरेशन, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है, इस डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नहीं बोलना है आपने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के इक्वल भी होता है, तो वो टाइप्स ऑफ मोशन पे, जो मोशन है किस तरह का है, ये इसके बेस पे डिसाइड करेंगे हम प्रॉब्लम जब करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ये बोलना है, राइट। तो चलिए, ये तो आपका आज हमने बताया न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम बनाएंगे इनके ऊपर, ठीक है। अभी तो समझिए चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी टेक्निक्स आपने सीखनी है। स्पीड को तेज करना सीखना है, कैसे आप अपनी स्पीड को तेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।